तो अभी हमने देखा रिप्रेजेंटिंग डेटा थ्रू टेबल्स। अब देखते हैं रिप्रेजेंटिंग डेटा ग्राफिकली। तो इसमें हमारे पास तीन टाइप के ग्राफ्स होते हैं। एक होता है बार ग्राफ, एक होता है हिस्टोग्राम और एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो बार ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बार ग्राफ का इंट्रोडक्शन देता हूँ। बार ग्राफ बेसिकली किन टाइप की वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है एंड कैसा दिखता है। बार ग्राफ यानी बार्स बेसिकली हम यूज़ करेंगे अपने वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बार ग्राफ के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए होते हैं, एक एक्स लिया मैंने, एक वाई। बार ग्राफ हमेशा ग्राफ पे ही प्लॉट होता है, एज इन ग्राफ पे, या अगर हम खुद का एक स्केल्ड दो एक्सिस बनाएं तो फिर बार ग्राफ तभी प्लॉट होता है। बार ग्राफ एक नॉर्मल टेबल की तरह नहीं बल्कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बार ग्राफ के फीचर्स क्या है। एक्स एक्सिस पे जो है हम वेरिएबल्स प्लॉट करते हैं। वेरिएबल्स यानी क्या, मतलब जिन चीज़ों को हम मेजर कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें। जैसे अगर आज मैं कहूँ कि मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट हॉस्टल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज, तो मैं कहूँगा कि हॉस्टल ए में इतने स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल बी में इतने स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल सी, हॉस्टल डी एंड सो ऑन। तो बार ग्राफ का पहला फीचर कि जो वेरिएबल है यानी जिस चीज़ को हमें मेजर करना है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं। ये बाय कन्वेंशन है। वैसे तो बार ग्राफ ऐसा भी बन सकता है या ऐसा भी, बट क्योंकि क्लास 9 पे एनसीईआरटी ये कहती है कि बाय कन्वेंशन हम ये लेंगे कि वेरिएबल्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। यानी कि मैंने अगर कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल ए, वो मैंने यहाँ लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल बी, सी, डी। अभी मैंने प्लॉट कैसे किया ये देखते हैं। ये मैंने प्लॉट किया बेसिकली दो डिफरेंट यूनिट्स के बीच में मैंने एग्जैक्टली बीच में ए लिख दिया, एक यूनिट का गैप छोड़ा फिर बी लिख दिया, एक यूनिट का गैप छोड़ा फिर सी लिख दिया, एक यूनिट का गैप छोड़ा फिर डी लिखा। इंपॉर्टेंट ये है कि बार ग्राफ में जो अलग अलग बार्स हैं वो सेपरेट होते हैं, वो जॉइंट नहीं होते। कन्वेंशनली हम ये एक एक यूनिट का डिस्टेंस छोड़ते हैं अलग अलग बार्स में। अब देखते हैं, मैं वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हंड्रेड्स करता हूँ। तो ये मेरा हुआ 100, ये हुआ मेरा 200, ये हुआ मेरा 300, ये हुआ 400 एंड ये हुआ 500। अब मैं कहता हूँ हॉस्टल ए में जो है सिर्फ 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार प्लॉट करूँगा जिसकी हाइट 100 तक एक्सटेंड हो रही है, यानी एक बार इसकी हाइट 100 तक एक्सटेंड हो रही है। मैंने कहा कि बी में 500 स्टूडेंट्स हैं, तो एक बार जिसकी हाइट 500 तक जा रही है। ये अगर स्केल से हम प्रॉपर बनाएं तो ये प्रॉपर होना चाहिए, एक बार प्रॉपर रेक्टेंगल होना चाहिए जिसकी हाइट 500 तक जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि सी में सिर्फ 300 स्टूडेंट्स हैं, तो यानी 300 मतलब यहाँ तक जाएगी इसकी हाइट। अब मैं कहता हूँ डी में 200 स्टूडेंट्स हैं, यानी इस बार की हाइट जो है वो इतनी होनी चाहिए, 200। तो ये एक बार ग्राफ है, ये चारों बार्स हैं, ये चार हमारे वेरिएबल्स हैं। ये बार्स इन अपने अपने वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बार ग्राफ के जो फीचर्स हैं क्या, जो वेरिएबल जिसको मेजर करना है एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, उस वेरिएबल का जो मेजर है यानी उस वेरिएबल की वैल्यू वो वाई एक्सिस से इस बार की हाइट से पता चली। तो ये एक ग्राफिकल मेथड है। तो इससे होता क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि बार्स की रिलेटिव हाइट देखकर हम रिलेटिव वैल्यूज़ में कितना अंतर है, मतलब वैल्यूज़ कैसी हैं वो बता सकते हैं। यानी कि जैसे कि अगर मेरे पास ये वैल्यूज़ नहीं लिखी होती तो भी मैं देख के ये बता सकता था कि बी हॉस्टल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और ए में सबसे कम। अगर मेरे पास ये वैल्यूज़ नहीं लिखी होती तो मैं ये नहीं बता पाता कि बी में कितने हैं, लेकिन मैं फिर भी ये बता पाता कि बी में ए से ज़्यादा है, सी में डी से ज़्यादा है, डी में ए से ज़्यादा है, ए में सबसे कम है, बी में सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए इस बार ग्राफ के थ्रू काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चार बार्स के थ्रू दी जा सकती है, इसलिए इसे बार ग्राफ कहते हैं। अब जो एक और चीज़ है, इसमें जो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इन वेरिएबल्स का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। अगर अभी मैं सी वेरिएबल हटा दूँ ग्राफ से तो भी ग्राफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, या अगर मैं डी पूरी तरह हटा देता हूँ तो भी मेरे ग्राफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एंड इनफैक्ट अब ये बेसिकली हो गया कि एक कॉलेज के इन 3 हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बार ग्राफ के ये वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं। अगले पॉइंट पे जाते हैं। बार ग्राफ में हाइट ऑफ बार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम स्केल यूज़ करके बनाएं। स्केल नॉट जस्ट रूलर स्केल, यानी कि अगर 100 यूनिट्स इतना है तो 500 यूनिट्स इसका 5 टाइम्स होगा।
सिमिलरली अगर 300 यूनिट्स इतना है तो 100 यूनिट्स इसका 1/3 होगा। तो ये होता है बार ग्राफ में स्केल की इंपॉर्टेंस। तो ये थी बार ग्राफ में स्केल की इंपॉर्टेंस। तो बार ग्राफ में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एक बार वो देखते हैं। मेजरली बार ग्राफ में 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक तो हमें डेटा दिया होगा एंड बोलेंगे वो लोग कि प्लॉट दिस थ्रू अ बार ग्राफ, प्लॉट दिस डेटा थ्रू अ बार ग्राफ। एंड दूसरा कि हमें एक बार ग्राफ दिया होगा एंड उससे हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे छोटी छोटी वैल्यूज़ मैं लूँगा ताकि कैलकुलेशन पार्ट आसान हो। तो एक बार देखते हैं कि हमें डेटा गिवन हो एंड हमें उसका बार ग्राफ प्लॉट करना है। तो कोई मुझे बोलता है कि लेट्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लास 12 ऑफ केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। तो क्लास 12 के डिफरेंट सेक्शंस में कितने स्टूडेंट्स हैं उसका एक बार ग्राफ बनाना है। सेक्शंस मेरे पास 4 हैं, A B C D। A में 10 स्टूडेंट हैं, B में 15, C में भी 10 एंड D में 20। अब मुझे बोला गया है कि इसको बार ग्राफ के थ्रू, मैंने प्रिसाइज मल्टीपल ऑफ 5 वैल्यूज क्यों लिए हैं ये अभी समझ आ जाएगा। वैसे हमें कोई भी वैल्यू दी जा सकती है एंड हमें ग्राफ में उसके अकॉर्डिंग प्लॉट करना होगा। अभी मैंने सिंपल वैल्यूज लिए हैं ताकि प्लॉट करना आसान पड़े। तो अब हमें बोला गया कि रिप्रेजेंट दिस डेटा थ्रू अ बार ग्राफ। तो सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं एक एक यूनिट के गैप से। यानी सबसे पहले स्टार्ट के 1 यूनिट मैंने ऐसे छोड़ दिया लेफ्ट पे, ताकि मेरा जो लेफ्ट मोस्ट बार है वो ताकि वाई एक्सिस से ना चिपके, इसलिए मैं 1 यूनिट का गैप स्टार्टिंग में छोड़ दूँ। ये हुआ मेरा सेक्शन ए। 1 यूनिट छोड़ा मैंने, फिर सेक्शन बी, फिर से 1 यूनिट छोड़ा, फिर सेक्शन सी, 1 यूनिट छोड़ा, फिर सेक्शन डी। तो ये मेरे इस साइड पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट हुए वेरिएबल्स। वाई एक्सिस पे मुझे प्लॉट करना है रेंज ऑफ वैल्यूज। अब मैं स्टार्ट करूँगा 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 एंड सो ऑन, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे रुक सकते हैं क्योंकि मुझे डेटा से दिख रहा है कि 20 स्टूडेंट से ज़्यादा तो किसी क्लास में है ही नहीं, इसलिए मैंने 25 तक जाके रोक दिया अपना। एंड 0 से स्टार्ट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस केस में पॉसिबल है कि किसी सेक्शन में 5 हो। मैं हो सकता है एक किंक भी यूज़ कर सकता था। किंक भी शायद आपने देखा होगा ग्राफ में, जब जैसे अगर डेटा वैल्यूज़ हाई है, जैसे अगर ये 100 होता, ये 150, ये 100, ये 200, तो इस केस में मैं किंक लगा के स्टार्ट ही यहाँ पे 100 से करता, 100, फिर 110, 120। तो अभी किंक की तो ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका बार ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये दूसरा स्टेप हो गया। तो तीसरा स्टेप, ग्राफ प्लॉट करना। ए में 10 स्टूडेंट्स है, यानी एक बार बनाऊँ एक रेक्टेंगल जिसकी हाइट 10 तक एक्सटेंड हो रही है। ए बी में 15, यानी बी 15 तक ले गया। सी में 10, सी को बार ग्राफ बनाया 10 तक ले गया। डी 20 ले गया। अब हम इस बार ग्राफ से, ये हमारा हुआ बार ग्राफ, इसको हमें एग्जाम में आए तो प्रॉपर यूजिंग स्केल बनाना होगा। अब इस बार ग्राफ को अगर मैं ये डेटा एक सेकंड के लिए हटा दूँ, कोई और ये बार ग्राफ देखे तो वो उससे क्या क्या इंटरप्रेट कर सकता है। इस बार ग्राफ से ये देखा जा सकता है कि ये बेसिकली दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए कि गिवन अ बार ग्राफ इंटरप्रेट द डेटा। तो हमें अब एक दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमें ये बार ग्राफ गिवन हो एंड हमसे ये वैल्यूज़ निकाली जाए, यानी कि हमसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएं। जैसे हमें एग्जाम में आ सकता है एज अ 3 मार्कर, ये बार ग्राफ दे दिया, पूछा विच सेक्शन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस बार ग्राफ को देख के, क्योंकि इस रेक्टेंगल की हाइट सबसे ज़्यादा है एंड हाइट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ये लेफ्ट साइड जो है हमारा वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसमें ए है। अगर एक्स एक्सिस पे हमने सेक्शन प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे हमने मेजर ऑफ दैट सेक्शन यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट सेक्शन प्लॉट किया है। तो क्योंकि डी वाले बार की हाइट सबसे ज़्यादा है तो डी हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विच 2 सेक्शंस हैव द इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ग्राफ में
ग्राफ में वो लोग क्लियरली ऐसा ग्राफ बनाएंगे कि ए और सी एग्जैक्टली इक्वल दिख रहे हो, देखने से समझ आ जा रहे हो। अब देख के समझ आ रहा है क्योंकि ए और सी बार्स की हाइट इक्वल है, यानी कि ए और सी सेक्शन से जो एसोसिएटेड वैल्यू है वो इक्वल है। एसोसिएटेड वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ए और सी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि विच सेक्शन हैज नाइदर द लीस्ट नॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी किस सेक्शन में ना तो सबसे कम ना सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो अब मैं देख सकता हूँ ए और सी में सबसे कम स्टूडेंट्स हैं एंड क्योंकि सबसे छोटी हाइट के रेक्टेंगल्स हैं, एंड डी सबसे लंबा रेक्टेंगल है इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा है। बी मिडिल हाइट का रेक्टेंगल है, इसलिए उससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि बी हैज़ नाइदर द लीस्ट नॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये एक तरह का हुआ। एक और टाइप का क्वेश्चन जो बार ग्राफ में आ सकता है वो ये है कि हमें मंथ्स दिए हों, हमें एक्स एक्सिस पे मंथ्स प्लॉटेड हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड हाइट ऑफ वार्स रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ पीपल हैविंग बर्थडे इन दैट मंथ। तो फिर उस ग्राफ से हमें कोई पूछ सकता है कि इन विच मंथ डू मोस्ट पीपल हैव देयर बर्थडे। तो उस केस में जिस बार की हाइट सबसे ज़्यादा होगी उस महीने में सबसे ज़्यादा लोगों का जन्मदिन आएगा। या फिर कोई पूछ सकता है कि इन विच मंथ डू लीस्ट नंबर ऑफ पीपल हैव देयर बर्थडे। तो उस केस में जिस बार की हाइट सबसे कम होगी वो महीना होगा जहाँ पे सबसे कम लोगों का बर्थडे आता है। तो ये हुआ बार ग्राफ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बार ग्राफ पे आ सकते हैं। अब अगले टाइप ऑफ ग्राफ पे चलते हैं। अगला टाइप ऑफ ग्राफ जो है हिस्टोग्राम है। अब हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में अंतर क्या है? हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ दोनों बार्स यूज़ करते हैं, दोनों ग्राफ पे प्लॉट होते हैं, एंड दोनों में ये होता है कि बेसिकली हाइट का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से होता है। लेकिन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम में एक अंतर है। मैंने इनिशियली कहा था, जैसे जब मैं बार ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा था, कि बार ग्राफ में जो नीचे वेरिएबल्स प्लॉट करते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा नंबर ऑफ सेक्शंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने लिखा ABCD, अगर मैं इसमें से B मिस आउट भी कर दूँ तो भी मेरा ग्राफ एटलीस्ट ये बताएगा कि A में कितने स्टूडेंट्स हैं, C में कितने स्टूडेंट्स हैं, D में कितने। लेकिन हिस्टोग्राम में हम ये कहते हैं कि हमें एक भी इंटरवल स्किप नहीं कर सकते। हिस्टोग्राम हम कंटिन्यूस इंटरवल्स के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है 10 to 20 में 3 लोग, ये मैं एज ग्रुप कह रहा हूँ, 10 एज एंड फ्रीक्वेंसी 10 to 20, 20 to 30 में 4 लोग, 30 to 40 में 5 लोग, 40 to 50 में 6 लोग। तो अब इस केस में अगर मैं 20 to 30 स्किप करूँ तो इवन दो मुझे बाकी इन्फॉर्मेशन तो है कि 30 to 40 में कितने हैं, बट ये हिस्टोग्राम जो है थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा क्योंकि इसमें एक एज ग्रुप मिसिंग हो जाएगा। इसलिए हिस्टोग्राम में इंटरवल्स कंटिन्यूस होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यानी कि ये जिस पॉइंट पे इंटरवल खत्म हो रहा है उस पर अगला इंटरवल स्टार्ट हो रहा है। अगर ये इंटरवल हटा दिया जाए, यानी मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ना बनाऊँ, तो देखने वाला ये भी समझ सकता है कि हो सकता है इस इंटरवल में एक भी इंसान ही नहीं है। इसको समझते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगेन हम वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल क्या है? इस केस में हमारा एज। अब सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखा, 0 से 10 ये हुआ। इस केस में हमारा जो लेफ्ट मोस्ट बार है वो वाई एक्सिस से जुड़ा हो सकता है। 0 से 10, 10 to 20, इस केस में हम एक भी यूनिट का गैप नहीं छोड़ते क्योंकि ये कंटिन्यूस इंटरवल्स हैं, इसलिए से हम कंटिन्यूसली लिखते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये सारे मैंने प्लॉट कर दिए, ये मेरे इंटरवल्स। अब मेरे पास इंटरवल आ गए 10 to 20। अब मैं एजेस यानी वैल्यूज जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पीपल 1, 2, 3, 4, 5, 6। जनरली एक एज अ पॉलिसी या थोड़ा सा बेटर देखने के लिए ग्राफ जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या जो मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल हो उससे अगली वैल्यू तक एक्सटेंड करना चाहिए ग्राफ, ताकि पता चल पाए। 10 to 20 में कितने लोग हैं? 3 लोग। इस बार की हाइट 3। ये बार ग्राफ में भी ऐसे कर रहे थे। अब अगला अंतर 20 to 30 में 4। अगला बार जो हम बनाएंगे वो एक यूनिट छोड़ के नहीं बनाएंगे बल्कि इससे लगा हुआ। तो 20 to 30 में 4 लोग हैं, 4 यानी कि यहाँ तक ग्राफ गया। 30 to 40 5 पीपल, तो ये ग्राफ ऐसे गया कुछ। 40 to 50 6 ऐसे। एक नहीं, अगर एज ग्रुप ऐड कर दूँ 50 to 60 2 लोग, ये ग्राफ ऐसे।
तो ये बेसिकली एक हिस्टोग्राम है। तो हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ में एक तो अंतर ये है कि जो हम वैल्यूज़ जो प्लॉट करते हैं बार ग्राफ में वो इंडिपेंडेंट होती हैं एंड वो इंटरवल फॉर्मेट में नहीं होती, डिस्क्रीट होती हैं, यानी अलग अलग। हिस्टोग्राम में हम कंटिन्यूस इंटरवल्स प्लॉट करते हैं, यानी यहाँ पे हमने प्लॉट किया 0 to 10। अगर यहाँ पे बार की हाइट 0 है यानी कि 0 to 10 में एक भी नहीं है, अनलेस की क्वेश्चन में गिवन हो कि इंटरवल स्टार्ट ही 10 से हो रहा है, हमें ये अज्यूम करना है कि 0 से हो रहा है, यानी कि 0 to 10 में एक भी नहीं है, जो कि इस इन्फॉर्मेशन से भी पता चल रहा है कि 10 साल से छोटा कोई नहीं है, फ्रीक्वेंसी 0 है, ये हमें मान के चलिए। 10 to 20 बार की जो हाइट है वो इसकी फ्रीक्वेंसी 3, 20 to 30 4, 30 to 40 5, 40 to 50 6, 50 to 60 2, यानी कि इन बार्स की हाइट से पता चल पा रहा है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। दूसरा डिफरेंस बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम में ये आता है कि बार ग्राफ में हम हर एक बार को 1 यूनिट विड्थ का बना रहे थे। अगर हम किसी एक बार को 1 यूनिट विड्थ का बनाएं, दूसरे किसी बार को 2 यूनिट विड्थ का, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि बार ग्राफ थोड़ा स्टाइलिश दिखे, अच्छा दिखे, तो एक बार को 1 यूनिट बना दिया, एक बार को 3 यूनिट मोटा बना दिया। बार ग्राफ में विड्थ ऑफ बार से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जब तक कि दूसरे वेरिएबल में नहीं घुस जा रही। तो मेरे पास ऐसा केस पॉसिबल है कि मैं लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल ए इतना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल बी का बार इतना मोटा होगा। तो बार ग्राफ में जो ओनली डिसाइडिंग फैक्टर है वो हाइट ऑफ बार, यानी कि मैं हो सकता है 3 यूनिट मोटा बार बना दूँ या 5 यूनिट मोटा बार, वैल्यू मेरी उस बार की हाइट ही डिसाइड करेगी, विड्थ नहीं। कितना भी मोटा बना सकता हूँ, कितना भी पतला। अगर मैं चाहता हूँ ग्राफ थोड़ा स्टाइलिश सा दिखे, हो सकता है अल्टरनेट ग्राफ्स मोटे पतले कर रहा हूँ मैं, वो मेरे ऊपर है। वैसे तो प्रेफर करूँगा मैं कि आप एग्जाम में यूनिफॉर्म विड्थ के बनाएं, ज़्यादा क्लीन दिखता है ग्राफ। बट यह है कि बार ग्राफ में विड्थ से फ़र्क नहीं पड़ता, हिस्टोग्राम में फ़र्क पड़ता है। हिस्टोग्राम में हमारा जो विड्थ है वो इंटरवल रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर ये 1 यूनिट विड्थ का बार है यानी कि ये इंटरवल 20 to 30 है। अब अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं एंड अगर मैं कर दूं उसे 40 to 60 इंटरवल कर दूं एंड मैं कह दूं टोटल नंबर ऑफ पीपल उसमें 8 है, 40 to 60 नंबर ऑफ पीपल 8। तो अब मेरे ये दोनों बार्स तो गलत इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरा 40 to 50 और 50 to 60 कोई इंडिपेंडेंट इंटरवल है ही नहीं, मेरा एक इंटरवल है 40 to 60। तो इस ग्राफ को तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट पहले एक ऑप्शन देखते हैं, फिर समझते हैं कि वो ऑप्शन क्यों गलत है एंड फिर दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। मेरे पास ये है कि 40 to 60 का मैं इतना मोटा बार बनाऊं जिसकी हाइट 8 है, ये मैंने बनाया। अब हिस्टोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी कि इस इंटरवल में जितने लोग हैं इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इससे हम अगर कहें कि 40 to 60 का इतना मोटा रेक्टेंगल में 8 हाइट का बना रहा हूँ तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? 40 to 60 में 8 लोग हैं, यानी 40 to 60 में पूरे 8 लोग हैं, पर क्या ज़रूरी है कि वो दोनों इंटरवल में 8 हैं? ये अभी मोटा बार क्या सजेस्ट कर रहा है? हिस्टोग्राम के केस में ये मोटा सा बार ये सजेस्ट कर रहा है कि 40 to 50 में भी 8 है एंड 50 to 60 में भी 8 है। ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 2 बार्स की सेम हाइट होती है तो कई बार हम लोग उन्हें मर्ज कर देते हैं, तो इसका मतलब ये ग्राफ से ये लग रहा है कि 40 to 50 इंटरवल में 8 लोग हैं और 50 to 60 इंटरवल में भी 8 लोग हैं, जबकि ऐसा केस नहीं है। 40 to 60 इंटरवल में टोटल 8 लोग हैं। तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में हमें इस केस में हमें इसकी हाइट चेंज करनी होगी। इस केस में हमें इसकी हाइट स्केल डाउन करनी पड़ेगी इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द हाइट ऑफ अदर्स। तो वो कैसे करेंगे? ये सारे इंटरवल 10-10 यूनिट के हैं, ये 20 का है, तो हम इस वैल्यू को 8 को डिवाइड बाय दिस इंटरवल, विड्थ ऑफ दिस इंटरवल इनटू विड्थ ऑफ ऑल अदर इंटरवल्स करेंगे। तो विच इज इक्वल टू 8 into हाफ विच इज इक्वल टू 4। तो इसको अब अगर हम प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक मोटा बार है विथ हाइट ऑफ ओनली 4। अब अगर मैं इससे कंक्लूड करूं तो ये थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है। अब ये ग्राफ क्या कह रहा है कि 40 to 50 में 4 यूनिट्स हो सकते हैं, 50 to 60 में 4 यूनिट्स। मतलब क्योंकि ये एक जॉइंट है तो ये ग्राफ का एक्चुअल मीनिंग तो ये है कि 40 to 60 में 4 यूनिट्स हैं। लेकिन देखने वाला अगर ये सोचे कि 40 to 50 में 4 हैं, 50 to 60 में 4, तो बाय एवरेजिंग आउट वो गलत नहीं होगा।
एज अपोज टू प्रीवियस केस, अगर पिछले केस में वो देखता कि टोटल 40 to 60 बार का हाइट 8 है, तो उसका मतलब किसी तरह से ये भी हो सकता था कि ऐसी एक पॉसिबिलिटी है कि 40 to 50 में भी 8 है एंड 50 to 60 में भी 8, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस केस में ये पॉसिबिलिटी है कि 40 to 50 में 4 लोग हों एंड 50 to 60 में 4, या ऐसा हो सकता है 40 to 50 में 3 हो एंड 50 to 60 में 5। ये बार बस इतना करे कि 40 to 60 में 4 लोग हैं, 40 to 60 में 4 लोग हैं, क्योंकि हमने इसको स्केल डाउन कर लिया। अब इसकी एब्सोल्यूट हाइट हमें मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू बताएगी। तो इस हिस्टोग्राम में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, विड्थ ऑफ बार। विड्थ ऑफ बार चेंज कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा दिखे। अब अगर कोई मुझे बोले कि 40 to 50 में 3 लोग ही हैं एंड 50 to 60 में 5 लोग, लेकिन फिर भी हमने 40 to 60 में 8 क्यों लिखा है, तो वो बेसिकली ये है कि हमें ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी वो 40 to 60 की गिवन थी एंड नॉट 40 to 50 एंड 50 to 60। तो इससे ले अगर मैं किसी से पूछूं कि कौन सा तरीका बेटर है, 40 to 60 लिखना या 40 to 50 और 50 to 60, इन दोनों में से कौन सा तरीका इंटरवल्स में बांटने का तरीका बेटर है? आंसर है इस केस में ये बेटर है। क्यों? 2 रीज़न। एक तो क्योंकि सारे मेरे बाकी के इंटरवल्स 10 यूनिट के हैं, तो अगर मैं 2 और इंटरवल्स 10 यूनिट का रखूँ तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी। दूसरी चीज़, 40 to 60 इंटरवल में हमें ये पता चल रहा है कि इस पूरे इंटरवल में कितने लोग हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि 40 to 50 में कितने हैं और 50 to 60 में। अगर हम ऐसे बांटें तो हमें पता चल जाएगा कि इस इंटरवल में कितने लोग हैं एंड इस इंटरवल में कितने। तो जिसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन 2 इंटरवल्स के बारे में चाहिए तो उसको इस फॉर्मेट में बांटना चाहिए अपने ग्राफ को। तो ये बेसिकली हिस्टोग्राम से अब 2-3 चीज़ें, 2 टाइप के क्वेश्चंस। एक तो प्लॉट हिस्टोग्राम, वो हमने अभी देखा। हमें हिस्टोग्राम के केस में हमेशा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा। अगर ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी ना हो तो पहले हम इसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो या तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी को हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना, ए। बी पार्ट जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी, एक बार हिस्टोग्राम बन गया तो उससे चीज़ें कंक्लूड करना। जैसे अब कोई इसी ग्राफ से पूछ सकता है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 and 30। अब मुझे पता है बिटवीन 10 and 20 जो है मेरे इस हाइट के बराबर यानी 3 है, एंड 20 and 30 के बीच में 4 है, यानी 10 and 30 के बीच 3 + 4 7 लोग हैं। तो इससे ले जो है एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप देखूं 1 यूनिट का ये रेक्टेंगल है एंड हाइट 3, तो 3 यूनिट्स + 4 यूनिट 7 यूनिट्स, यानी 7 यूनिट्स के प्रोपोर्शनल है एंड प्रपोर्शनल है। इस केस में अगर मैं हर एक बार को 2 यूनिट ले रहा होता तो उसका मतलब ये नहीं होता कि 14 यूनिट्स मेरा आंसर है। प्रपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब अगर कोई मेरे से पूछे फाइंड नंबर ऑफ पीपल बिटवीन द who are lesser than 40 years in age, तो 40 years के लेफ्ट में जो सारे बार्स हैं उन सारी की हाइट्स की सम, तो ये 5 + 4 + 3 यानी कि 12 people are there who are below the age of 40। अब कोई मेरे से ये बोले कि फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु आर ओल्डर देन 60 के राइट में जो बार है वो एक्चुअली में है लेकिन उसकी हाइट 0 है, इसलिए हमने उसे बनाया नहीं। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 60 के बियॉन्ड कोई नहीं है। तो अगर हमें बार नहीं दिख रहा है यानी हमें मानना है कि इसकी हाइट 0 है, तो इस केस में देयर इज़ नो वन हु इज़ अबव द एज ऑफ 60। अब अगर कोई मेरे से पूछे फाइंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 10, 0 to 10 में जो बार है उसकी हाइट 0 है, यानी देयर आर नो चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 10। तो हिस्टोग्राम में हमने क्या देखा? सबसे पहले हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस ये है कि एक जगह बार ग्राफ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, हिस्टोग्राम में कंटिन्यूस इंटरवल्स यूज़ होते हैं। दूसरी चीज़, बार ग्राफ में विड्थ ऑफ बार की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हिस्टोग्राम में विड्थ की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेरिएबल या मेजर ऑफ दैट वेरिएबल, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तीसरी चीज़, बार ग्राफ में एक एक यूनिट छोड़ के बनाते हैं, जो कि हम अलग अलग यूनिट छोड़ के बना सकते हैं। बेसिकली वो बार ग्राफ हम अलग अलग बार्स कितने भी डिस्टेंस पे बना सकते हैं। हिस्टोग्राम में सारे बार्स जॉइंट होने चाहिए, अगर बीच में गैप है यानी कि वो बार है जिसकी हाइट 0 है। चौथी चीज़, अगर हम किसी इंटरवल को यूज़ करें जो बाकी इंटरवल से डिफरेंट विड्थ का है, तो हम ये करते हैं बेसिकली उस इंटरवल की वैल्यू, जैसे अगर मैं 40 to 60 इंटरवल यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ दैट इंटरवल इनटू
विड्थ ऑफ ऑल अदर इंटरवल्स, यानी कि बाकी सारे जो मेरे यूनिफॉर्म इंटरवल्स हैं, मैंने जैसे इस केस में अपना डिफ़ॉल्ट इंटरवल 10 का मान रखा है, तो इसको मैंने इंटू 10 डिफ़ॉल्ट इंटरवल डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ दिस इंटरवल 20 किया। तो इससे मैं स्केल डाउन करता हूँ, क्योंकि मेरा एरिया इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस हिस्टोग्राम के केस में। मेरी फ्रीक्वेंसी एरिया पे डिपेंड करती है, इसलिए मैं गलत एरिया नहीं ला सकता, इसलिए मुझे हाइट स्केल डाउन करनी पड़ेगी। यानी अगर कभी भी मैं इंटरवल बढ़ा रहा हूँ तो मुझे हाइट भी चेंज करनी पड़ेगी, और वो हाइट ऐसे चेंज करते हैं। तो ये था हिस्टोग्राम के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कि पॉलीगन क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है।